शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है और इसे 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आता है। इस रेडियो पर हम समुदाय के लिए कई तरह के कार्यक्रम लेकर आते हैं, तो वहीं विश्वविद्यालय से जुड़े हुए शिक्षार्थियों के लिए भी कई जानकारियां हम यहाँ पर लेकर आते हैं। फिलहाल अभी हमारा कार्यक्रम है हेल्दी हल्द्वानी और इस कार्यक्रम में आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पूर्व निदेशक स्वास्थ्य महानिदेशालय उत्तराखंड डॉक्टर एल.एम. उप्रेती। और इसके अलावा लगातार 1984 से आप रक्तदान को लेकर कार्य करते रहे हैं। 40 बार आपने रक्तदान किया है और इसके अलावा आपने 4 ब्लड बैंक भी खोले हैं और साथ ही सेवानिवृत्ति के बाद भी आप राज्य में सुदूर क्षेत्रों में लगातार रक्तदान पर कार्य कर रहे हैं, जागरूकता अभियान चला रहे हैं और आप लगातार जो आम जन है उन्हें रक्तदान के लिए और अंगदान के लिए आप प्रेरित करते आए हैं, जागरूक करते आए हैं। और आप साथ ही पूर्व पैथोलॉजिस्ट रहे हैं और रक्त केंद्र अधिकारी रहे हैं नैनीताल, अल्मोड़ा, ऊधम सिंह नगर, बरेली, ललितपुर, काशीपुर और भी कई जगह आपने अभी तक कार्य किया है। तो डॉक्टर एल.एम. उप्रेती, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो हल्द्वानी के स्टूडियो में। नमस्कार। और हेलो हल्द्वानी को मैं धन्यवाद दूंगा कि आज आपने मुझे थैलेसीमिया दिवस पर यहाँ बुलाया है। डॉक्टर उप्रेती, जैसे अभी आपने बात की कि आज थैलेसीमिया दिवस पर यहाँ पर हम बातचीत आज कर रहे हैं। आज 8 मई है और 8 मई को हर साल थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है और कई लोग हैं अभी भी जिन्हें थैलेसीमिया के बारे में जानकारी पूरी तरह से नहीं है। तो आज हम इसी बारे में बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं कि जो थैलेसीमिया है वो क्या है, इसके क्या कारण हो सकते हैं, क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या इसका निदान हो सकता है। तो इस बारे में हम बातचीत करेंगे। तो डॉक्टर साहब, जैसे अगर बात की जाए थैलेसीमिया की, तो जैसे कि आज थैलेसीमिया दिवस है, तो थैलेसीमिया दिवस क्या है दरअसल में और ये क्यों मनाया जाता है? एक्चुअली थैलेसीमिया एक खून की बहुत ही गंभीर बीमारी है और ये जेनेटिक माध्यम से पेरेंट्स से बच्चों में आती है। इसमें क्या होता है कि खून की अत्यधिक कमी हो जाती है और अत्यधिक कमी की वजह से उन्हें कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों को। अगर हम कहें कि भारत में लगभग 2 से 3% लोगों में थैलेसीमिया का जीन मौजूद है और जो ट्राइबल बेल्ट हैं उनमें ये अधिक होता है। हमारे ऊधम सिंह नगर में भी कुछ भी 150-200 लोग ऐसे हैं जिनमें बच्चे हैं जिनमें थैलेसीमिया मौजूद है और उनको समय समय पर खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनके शरीर में जो खून है वह बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है, हीमोलिसिस हो जाती है खून की, क्योंकि जो उसकी रेड सेल्स होती हैं उनमें विकृति होती है, वो सही से नहीं बनी होती हैं और जिस कारण से वो जल्दी टूट जाती हैं और उनका जो लाइफ है रेड सेल्स की, अगर नॉर्मल रेड सेल की लाइफ 100 दिन से 120 दिन होती है तो इनकी लाइफ मुश्किल से 20 से 25 दिन होती है, जिसकी वजह से ये खून की कमी हो जाती है। अब हम इसको यूं समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे शरीर में थैलेसीमिया माइनर जीन मौजूद रहता है बहुत सारे पेरेंट्स में, और अगर 2 थैलेसीमिया माइनर के पेरेंट्स आपस में शादी करते हैं तो उनका जो बच्चा पैदा होता है उसमें बहुत ज्यादा चांसेज होते हैं कि जो बच्चा पैदा होगा वो थैलेसीमिया मेजर से ग्रसित होगा और 50% बच्चे थैलेसीमिया मेजर से ग्रसित होंगे। इसलिए हम मना करते हैं कि 2 थैलेसीमिक जो जीन जिनमें मौजूद है ऐसे पेरेंट्स को आपस में शादी नहीं करनी चाहिए। अब क्या होता है कि हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन होता है, जो लाल रंग का जो खून होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, आयरन की वजह से होता है। उसमें जो हीम होता है वो तो आयरन हो गया और जो ग्लोबिन होता है वो प्रोटीन होती है, इसके जॉइंट से हीमोग्लोबिन बनता है। और ज्यादातर जो थैलेसीमिया के मामले होते हैं वो जो रेड सेल में जो बीटा चेन होती है हीमोग्लोबिन की, उसकी सिंथेसिस कम हो जाती है, तो बीटा हीमोग्लोबिन के केसेस ज्यादा होते हैं। जो चेन कम बनती है, हीमोग्लोबिन की चेन होती है, अल्फा चेन कहते हैं, बीटा चेन कहते हैं, वो जब जुड़ते हैं तो जाके हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल बनता है। अल्फा चेन कम होती है तो उसको अल्फा थैलेसीमिया, बीटा चेन कम होती है बीटा थैलेसीमिया। तो अल्फा थैलेसीमिया के मामले कम होते हैं, लेकिन बीटा थैलेसीमिया जो है वो
ये फैलता है। जैसे आपने बात की कि थैलेसीमिया क्या है, इस बारे में आपने हमारे श्रोताओं के सामने जानकारी रखी। तो जैसे आपने अभी बात कही कि थैलेसीमिया जो उसके कारण हैं वो जेनेटिक होते हैं, तो जेनेटिक कारण के अलावा क्या कोई और कारण भी हो सकता है थैलेसीमिया का, या फिर कोई और वजह है जिसकी वजह से थैलेसीमिया की जो बीमारी है ये लोगों तक पहुंचती है? नहीं, और कोई कारण नहीं होता है, इसका जेनेटिक कारण ही होता है। इसीलिए ये प्रिवेंटेबल भी होता है। अगर हम दो थैलेसीमिया के जो कैरियर हैं उनको आपस में शादी करने से रोकते हैं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अब होता क्या है कि जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के ही 6-7 महीने के अंदर उसमें लक्षण दिखने लगते हैं। खून की कमी, बच्चा सफेद दिखने लगता है और उसका ब्लड चूंकि डिस्ट्रॉय होता है तो उसमें लिवर बढ़ जाता है, स्प्लीन बढ़ जाता है, पेट बाहर को निकल आता है और बॉडी कोशिश करती है कि हमारे जो उसको कंपनसेट करने की कोशिश करती है, तो खून ज्यादा बनता है तो हमारी जो हड्डियां होती हैं उनके अंदर जहाँ खून बनने की फैक्ट्री होती है वो फैल जाती हैं, तो सिर की हड्डियां भी चौड़ी हो जाती हैं, रिब्स चौड़ी हो जाती हैं, हाथ की हड्डियां चौड़ी हो जाती हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि उसका एक अलग किस्म का थैलेसीमिक फेस कहते हैं, उसको पहचान में आने लगता है। और इन बच्चों को डायग्नोज करके इनको बार बार खून चढ़ाना पड़ता है ताकि बच्चे की जिंदगी बची रहे। जैसे आपने बात की कि थैलेसीमिक फेस एक तरीके से हो जाता है और कई सारे बदलाव किसी बच्चे में हमें देखने को मिलते हैं जिससे कि हमें अंदाजा आ सके कि ये थैलेसीमिया से ग्रस्त है, तो खास तौर पे अगर आम बोलचाल के हिसाब से अगर कहा जाए तो क्या वो पहचान है, क्या वो लक्षण है जिससे कि इनकी पहचान होती है? इसमें क्या है कि एक तो बच्चे का जो चेहरा है थोड़ा फैला फैला सा हो जाता है, और दूसरा अगर उसको हम एग्जामिन करते हैं तो उसका जो स्प्लीन होती है वो काफी बढ़ जाती है, लीवर भी बढ़ जाता है, पेट बाहर को निकला हुआ होता है, ग्रोथ भी कम हो जाती है और खून की अत्यधिक कमी होती है। बच्चे का शरीर सफेद या पीले रंग का दिखता है और जब हम उसकी जांच कराते हैं तो हीमोग्लोबिन कभी 2 ग्राम 3 ग्राम परसेंट भी हो सकता है। जैसे आपने बात की कि हीमोग्लोबिन की अगर जैसे जांच कराते हैं तो कभी इसका 2 ग्राम या 3 ग्राम भी हीमोग्लोबिन जा सकता है, तो ऐसे में क्या लगातार बच्चे को ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, और अगर जब जरूरत पड़ती है तो वो लगभग लगभग कितने ड्यूरेशन के बीच में ये सब चीजें रहती हैं? देखिए, बच्चों को हम इसमें ना पैक्ड रेड सेल्स चढ़ाते हैं और आवश्यकता अनुसार कि हीमोग्लोबिन उसका कितना है उसके हिसाब से ब्लड चढ़ाया जाता है, और बच्चा कितने वजन का है, कितने साल का है, इस पर डिपेंड करेगा। और मैंने तो ये देखा है कि किसी को तो हमको हफ्ते में 2-2 बार भी चढ़ाना पड़ता है और किसी को महीने में 2 बार चढ़ाना पड़ता है। डिपेंड करता है कि बच्चे में रेड सेल का डिस्ट्रक्शन किस तेजी से हो रहा है। जैसे आपने बात की कि ये बच्चे का जो वजन है और बच्चे की जो आयु है, जो उम्र है, उस पर भी निर्भर करता है, तो अगर किसी बच्चे को थैलेसीमिया की दिक्कत है या फिर आगे होती है, तो उसके लिए क्या कोई निश्चित आयु वर्ग है कि इस उम्र से ही उसके अंदर थैलेसीमिया के लक्षण देखने को मिलने लग जाएंगे, या फिर किसी भी उम्र से ये हो सकता है किसी बच्चे में? अमूमन क्या होता है कि 6-7 महीने का जब बच्चा होता है तभी से उसको लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं, और जैसे जैसे आप उसको ब्लड चढ़ाते जाएंगे उसमें क्या होता है कि आपने अब ब्लड चढ़ाया तो शरीर में आयरन डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जो खून आयरन होता है, और ये उसके हार्ट में, लंग्स में, लिवर में, किडनी में आयरन डिपॉजिट होता है। तो इस आयरन डिपॉजिट की वजह से भी गुर्दा खराब हो सकता है उसका, हार्ट में उसको कमजोर हो सकता है, लिवर कमजोर हो सकता है, तो इसकी वजह से उसमें कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तीसरा क्या है कि बार बार रक्त चढ़ाने से उसमें इन्फेक्शन लगने के चांसेस होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, और तरह के भी जो ब्लड बोर्न इन्फेक्शन है, उसको टीटीआई बोलते हैं, ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, तो उनके वजह से उसका भी उपचार देना पड़ता है। तो अमूमन क्या होता है कि बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जो 10-12 साल की उम्र टीनेजर्स में पहुंच पाते हैं, उससे पहले ही मृत्यु हो जाती है। और बहुत अब जब से इलाज की सुविधाएं बढ़ी हैं, हमारे ब्लड बैंक में अच्छा ब्लड मिलने लग गया, टेस्टेड ब्लड मिलता है, और जो ब्लड होता है उसमें हम सिर्फ रेड सेल्स चढ़ाते हैं, तो उससे टीटीआई के चांसेस भी कम हो गए। और जो आयरन को बाहर निकालने के लिए भी अब दवाएं आ गई हैं, तो आयरन फेरेसिस उसको बोलते हैं, तो आयरन को हम चिलेटिंग एजेंट देते हैं, चिलेटिंग एजेंट से देके आयरन मूत्र के माध्यम से बाहर निकलता है, तो जो ओवरलोड आयरन का होता था वो ओवरलोड भी कम हो जाता है।
तो इससे बच्चों की जो उम्र है वो बढ़ रही है। जैसे अभी कुछ देर पहले आपने बात की थी कि जो थैलेसीमिया है इसके प्रकार होते हैं, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया आपने बताया, इसके अलावा और भी क्या कोई इसके प्रकार होते हैं? और अगर ये सब प्रकार हैं तो क्या इनके लक्षण एक जैसे हैं या सभी के लक्षण अलग अलग होते हैं? नहीं, देखिए, जो अल्फा थैलेसीमिया होता है इसमें भी अल्फा थैलेसीमिया मेजर, अल्फा थैलेसीमिया माइनर होते हैं, लेकिन ये इनमें क्या होता है कि अक्सर पेट के अंदर ही डेथ हो जाती है, एक तरह से ना, आईयूडी जिसको कहते हैं, इंट्रा यूट्राइन डेथ के चांसेस उसमें होते हैं। और ये लाइफ के साथ जो अल्फा थैलेसीमिया होता है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाते हैं, तो वो जो बच्चे ज्यादातर जो पैदा होते हैं इसलिए बीटा थैलेसीमिया के ही ज्यादा होते हैं। अब इसकी जांच करने के लिए आज बहुत आसान हो गया, हम और आप अगर चाहें तो जाकर अपना पता कर सकते हैं कि मेरे अंदर थैलेसीमिया माइनर का जीन है या नहीं। और इसके लिए हर जिला अस्पताल में एक केंद्र खोला गया है जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, DEIC, और वहां जाके पता किया जा सकता है कि मुझ में थैलेसीमिया माइनर है तो नहीं कहीं, क्योंकि 2 या 3% लोगों में थैलेसीमिया जीन मौजूद रहता है, लेकिन उनको पता नहीं लगता कि मुझ में ये जीन मौजूद है। और अगर थैलेसीमिया माइनर की माइनर के साथ शादी होती है तो मुश्किल से कुछ बच्चों 50% बच्चे नॉर्मल पैदा होंगे और 50% थैलेसीमिया माइनर के साथ पैदा होंगे, उसमें मेजर नहीं होता है। अब सवाल ये उठता है कि अर्ली डायग्नोसिस कैसे किया जाए और कैसे जो है उसको फर्दर अप्रोच किया जाए, क्योंकि थैलेसीमिया मेजर होने का मतलब ये होता है कि उसके पेरेंट्स को जिंदगी भर, जब तक वो बच्चा जीवित रहेगा, उसको बहुत सारे इस तरह के डिपेंडेंसी उसकी होती है बच्चे की, और माँ बाप को भी उसको बार बार उसको ब्लड चढ़ाने के लिए ले जाना पड़ता है, उसको ब्लड का इंतजाम करना पड़ता है। मतलब अपने लाइफ में उसको अगर हफ्ते में उसको अगर एक बार भी ब्लड चढ़ेगा तो एक साल में ही 50 बार उसको ब्लड चढ़ाने की व्यवस्था करनी पड़ती है, जो एक बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। इसको समाज के लिए को आगे आना पड़ेगा ऐसे बच्चों को इलाज देने के लिए। जैसे आपने बात की कि जो इसका इलाज है वो क्योंकि बच्चे को लगातार ब्लड चढ़ाना और साथ ही साथ उसके शरीर में अगर आयरन ज़्यादा स्टोर हो रहा है तो उसे भी समय समय पर देखते रहना होता है। ये इसके लिए एक तरीके से बचाव की हम बात कर सकते हैं। अगर बात की जाए डॉक्टर साहब इसके इलाज की, तो क्या इसका कोई स्थायी इलाज भी अभी हमारे पास उपलब्ध है या फिर ये सिर्फ अभी बचाव और सावधानियों पर ही ये बीमारी जो है वो चल रही है? मुख्य रूप से तो हमको बचाव पर ही फोकस करना होगा, क्योंकि एक बार थैलेसीमिया अगर हो जाता है तो फिर उसका उपचार तो कुछ होता नहीं है। और बचाव के लिए एक तो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जो मैंने अभी आपको बताया, उसको नेस्ट ऑफ टेस्ट कहते हैं, और उसके माध्यम से पता लगता है। तो दूसरा कंफर्मेटरी टेस्ट भी होता है, अगर उसमें आपको शक हो रहा है तो कंफर्मेटरी टेस्ट कर सकते हैं, और हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहते हैं उसको, उसके माध्यम से आप परसेंटेज ब्लड की पता लग जाती है कि बीटा थैलेसीमिया कितना है आपको, और उसमें हीमोग्लोबिन A2 और हीमोग्लोबिन F इसकी मात्रा को कैलकुलेट करके ये पता लग जाएगा कि थैलेसीमिया कितना गंभीर है। अच्छा, दूसरा क्या है कि इसका जो परमानेंट इलाज है वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। बोन मैरो को ट्रांसप्लांट करने के लिए लोगों को संकल्प लेना होता है कि मैं अपना बोन मैरो को डोनेट करूंगा। अब ये भी दो तरह से होता है, एक तो जिसको कहते हैं कि उनके पेरेंट्स डोनेट करें। अब अगर पेरेंट्स माइनर होते हैं दोनों ही, तो माइनर का बोन मैरो लेने में जहां जो इंस्टीट्यूट है वो मना करते हैं, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी ऐसे व्यक्ति से होना है जो हेल्दी हो और उसको ज्यादा से ज्यादा उसको मैचिंग हो, तो मैचिंग कराई जाती है। तो जो परिवार में कोई और लोग हैं जिनमें की थैलेसीमिया जीन मौजूद नहीं है, उनसे बोन मैरो निकाल के, और बोन मैरो के अंदर से नहीं निकाला जाता है, ब्लड से ही निकाला जाता है। जैसे हम ब्लड निकालते हैं आम ब्लड बैंक में, उसी तरह से जो हमारी स्टेम सेल्स होती हैं वो बोन मैरो से ब्लड में आई रहती हैं, तो उनको हम साइज के हिसाब से फिल्टर कर लेते हैं और उनको कहते हैं स्टेम सेल्स। तो उन स्टेम सेल्स को निकाल के फिर जैसे रेड सेल चढ़ाते हैं, इसी तरह से स्टेम सेल चढ़ा दिए जाते हैं और वो बोन मैरो के अंदर सेटल हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले हमको उस बच्चे के बोन मैरो को सप्रेस करना होता है।
और सप्रेस करने के लिए उसको रेडियोथेरेपी के माध्यम से, कीमोथेरेपी के माध्यम से, जब उस बच्चे का अपना बोन मैरो बनना बंद हो जाएगा तब हम बाहर से बोन मैरो चढ़ाएंगे। और बोन मैरो चढ़ाने से वो फिर बोन मैरो के अंदर जहां जहां खून बनता है वहां वो रेड सेल चली जाएंगी, या वो जो स्टेम सेल्स है वो चली जाएंगी, फिर धीरे धीरे उसमें बनना शुरू होगा। या उनका ही कोई ऐसा बच्चा हो पेरेंट्स का जिसमें जो कि थैलेसीमिया मेजर न हो, तो कुछ केसेस में अब थैलेसीमिया माइनर के बच्चों से भी बोन मैरो आजकल चढ़ाया जाने लगा, कुछ इंस्टीट्यूट चढ़ाते हैं। तो आपने हमारे श्रोताओं को ये तो बताया कि इसके लिए बचाव क्या है और साथ ही इसके लिए इलाज क्या है, और अगर बात की जाए स्थायी इलाज की तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट आपने हमारे श्रोताओं के सामने इसके बारे में भी जानकारी रखी। अगर हम बात करें इसके जो केसेस हमें देखने को मिलते हैं वैश्विक स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि जैसे आपने बात कही कि 2 से 3% जो रहती है जनसंख्या, बच्चे जो रहते हैं उनमें कई बार हमें ये देखने को मिलता है राष्ट्रीय स्तर पर, तो लगभग एक आंकड़ा जो रहता है कि वैश्विक स्तर पर क्या आंकड़ा है और राष्ट्रीय स्तर पर क्या आंकड़ा है, क्या आप इसके बारे में भी हमें कुछ बता सकते हैं, कुछ जानकारी दे सकते हैं? राष्ट्रीय स्तर पर कुछ आंकड़े ऐसे हैं कि 12 से लेके 15,000 बच्चे सालाना हमारे देश में पैदा होते हैं थैलेसीमिया मेजर के। और थैलेसीमिया माइनर चूंकि बहुत कम है, दिखाई पड़ता है बाहर से, तो नॉर्मली लगता है, इसलिए उसकी ऐसे जांच की लोग कराते भी नहीं है। तो इसी के लिए अवेयरनेस पैदा करने के लिए ही ये थैलेसीमिया डे मनाया जाता है कि लोगों में थैलेसीमिया के प्रति जागरूकता आए, वो इस बीमारी को समझें, और जो बच्चे थैलेसीमिया से ग्रसित हो गए हैं कैसे हम उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ा सकते हैं, कैसे उनके लिए हम जो है लगातार ब्लड की आवश्यकता जो उन्हें पड़ती है उसको पूरा करें, या उनके लिए जो हमको जरूरत है चिलेटिंग एजेंट्स की आयरन बाहर निकालने के लिए उसकी उपलब्धता लगातार बनी रहे। साथ में क्या होता है कि बार बार रक्त चढ़ाने से कुछ व्हाइट सेल्स भी अंदर चली जाती हैं, क्योंकि रेड सेल्स बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम 100% रेड सेल कर दें, उसमें 1-8% जो है WBC भी होते हैं। इन सेल्स की वजह से शरीर में कुछ रिएक्शन पैदा होते हैं जिनको हम ग्राफ्ट वर्सेज होस्ट डिजीज कहते हैं, वो एक अलग टॉपिक हो गया। तो उन रिएक्शंस को कम करने के लिए ल्यूको रिडक्शन फिल्टर होते हैं, जिसमें हम फिल्टर के माध्यम से रेड सेल्स को चढ़ाएंगे तो WBC अंदर नहीं जाएंगे, रेड सेल अंदर जाएंगे। तो वो ल्यूको रिडक्शन फिल्टर मिल नहीं पाते हैं, एक तो काफी कॉस्टली हैं वो फिल्टर्स, और दूसरा उनसे रक्त चढ़ाने में टाइम लगता है। तो कि इनके जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों के, उनको जल्दी होती है कि बच्चे को जल्दी ब्लड चढ़ा जाए और वो फिर घर जाए, क्योंकि दूर दूर से आए रहते हैं। तो ल्यूको रिडक्शन फिल्टर की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है उसको। तो मेरा कहना यह है कि लगातार जो है जो भी ब्लड उसको चढ़े ल्यूको रिडक्शन फिल्टर से चढ़े, और उसको चिलेटिंग एजेंट ऐसा नहीं कि इस महीने मिला और 6 महीने तक फिर नहीं मिला, फिर उसका आयरन लोड बढ़ जाता है। तो वो लगातार उसकी सप्लाई होनी चाहिए, इसका स्टेट गवर्नमेंट की भी इसको प्राविधान करनी चाहिए, और जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनको भी इसमें आगे आना चाहिए। और जो अगर उनको किसी ट्रीटमेंट की जरूरत है हेपेटाइटिस बी या सी की, या उनको वैक्सीनेशन कराने की जरूरत है उन बच्चों को, तो उसके लिए भी सारे प्रयास करने बहुत जरूरी है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सुविधाएं तो लगभग प्रत्येक जिले में आते हैं, और खास तौर पर जो हमारे मैदानी जिले हैं वहीं ये पेशेंट ज्यादा भी पाए जाते हैं, तो उनके लिए व्यवस्था है। लेकिन चिलेटिंग एजेंट कभी नहीं मिल पाते हैं, तो उसकी व्यवस्था हमको सुनिश्चित करनी पड़ेगी। और जहां तक बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की बात आती है, तो हमारे उत्तराखंड में एक भी केंद्र ऐसा नहीं है जहां बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा हो। और यद्यपि कुछ अन्य मामलों में, ब्लड कैंसर के मामले में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा एम्स ऋषिकेश में है, लेकिन थैलेसीमिया के बच्चों के लिए ये सुविधा नहीं है। तो हमें ऐसे संस्थान विकसित करने पड़ेंगे जहां थैलेसीमिया के बच्चों का ट्रांसप्लांट हो सके, और ऐसे संस्थान डेवलप करने पड़ेंगे जहां पर अगर उनको आईसीयू की जरूरत है, क्योंकि एंड स्टेज पे बच्चे जो है उनका किसी का लीवर फेल हो जाता है, किसी का गुर्दा फेल हो जाता है, उनके हार्ट काम करना बंद करता है, तो उनको इंटेंसिव केयर यूनिट की जरूरत पड़ती है। तो वो सुविधाएं निःशुल्क इनको उपलब्ध कराई जाए। एक दिक्कत इनमें क्या आती है कि ये बच्चे उनको दिव्यांग कैटेगरी में ले लिया गया। पहले दिव्यांग कैटेगरी में नहीं आता था थैलेसीमिया, अब दिव्यांग कैटेगरी में आने से जो दिव्यांगों का लाभ इनको मिलना चाहिए,
अभी इनको दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने में ही बड़ी कठिनाई आती है, क्योंकि जो डॉक्टर्स होते हैं उन्हीं को इस बीमारी के बारे में पता नहीं है, और जब वो जाते हैं तो टालम टोली होती है। तो ये नहीं होना चाहिए, उनका दिव्यांग प्रमाण पत्र बनना चाहिए। उनको जो पेंशन मिलती है, पेंशन मिलनी चाहिए, ताकि अपने रोजमर्रा के खर्चे वो निकाल सकें। और बाकी पेरेंट्स के लिए आने जाने की सुविधा किसी स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से अगर नहीं हो पा रही है, या वो खुद नहीं कर पा रहे, तो सरकार को उनकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए, ताकि वो उनको अच्छे से ट्रीटमेंट मिल सके, अच्छे से उनको ट्रांसफ्यूजन मिल सके। हाँ, इतना जरूर है कि उत्तराखंड के जितने सरकारी ब्लड बैंक हैं, उनके द्वारा इन बच्चों को निःशुल्क रक्त उपलब्ध कराया जाता है। जैसे आपने अभी बात कही कि उत्तराखंड के जो सरकारी जो ब्लड बैंक हैं, वहां पर इन ऐसे जो रोगी बच्चे हैं, इस रोग से जो ग्रस्त बच्चे हैं, उन्हें निःशुल्क रक्त चढ़ाया जाता है, रेड ब्लड सेल्स उन्हें चढ़ाए जाते हैं। तो इसके अलावा और क्या कुछ प्रशासनिक स्तर पर या फिर सरकारी स्तर पर क्या क्या प्रयास इस बीमारी से लड़ने के लिए लगातार किए जा रहे हैं? अभी लगातार एक तो स्क्रीनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं, और हर जिले में जो DIC के माध्यम से इनकी स्क्रीनिंग होती है, जो मैंने आपको बताया कि नेस्टॉप टेस्ट से करते हैं, या फिर जो आपका हाई प्रेशर क्रोमेटोग्राफी जो होती है, उसके माध्यम से पता लगाया जाता है कि कहाँ कहाँ ये बीमारी मेजर है, माइनर है, इसका पता लगाया जाता है। फिर इनकी काउंसलिंग की जाती है पेरेंट्स की, कि बच्चे की देखभाल कैसे करनी है, क्योंकि बच्चे जो है काफी सेंसिटिव भी होते हैं, अपनी बीमारी को समझते हैं, और उन्हें भी लगता है कि भाई मेरी बीमारी कठिन है करके, तो उनका लालन पालन भी कठिन होता है। तो पेरेंट्स का भी सपोर्ट सिस्टम डेवलप करने की जरूरत है, उनको बताएं इस बीमारी के बारे में और बच्चों के लालन पालन के बारे में। जैसे आपने बात की कि काउंसलिंग सेशंस भी इस बीमारी के लिए चलते हैं, कि किस तरीके से माता पिता अपने बच्चों का लालन पालन करें और क्या कुछ सावधानियां बरतें। तो एक बार हम इस कार्यक्रम में भी बात कर लेते हैं इस सावधानियों की, कि क्या सावधानियां ऐसे में माता पिता को बरतनी चाहिए अपने बच्चों के प्रति, और किस तरीके से वो अपने बच्चों को काफी हद तक इस रोग से लड़ने के लिए सक्षम बना सकें। एक तो जरूरत ये होती है कि जैसे उनका हीमोग्लोबिन लेवल 8 ग्राम और 7 ग्राम तक हम बनाए रखने का प्रयास करते हैं, इससे कम आता है तो उनको रक्त चढ़ाने के लिए उसको ले जाना है। दूसरा, चिकित्सालय के द्वारा जो निर्देश दिए जाएं, उनका पालन करना है। कभी कभी क्या होता है कि वो पेरेंट्स लगवाते नहीं है, जो फिल्टर्स होते हैं, ल्यूको रिडक्शन के जो फिल्टर आते हैं, उनको नहीं लगवाते, तो उसको लगातार जब भी ब्लड चढ़ाएं तो ल्यूको रिडक्शन फिल्टर से ही लगाएं। तीसरा क्या है कि इन बच्चों का लिवर, स्प्लीन ये बढ़ा हुआ होता है, कभी कभी ये गिर जाते हैं तो उसके फटने के चांसेस होते हैं। तो लिवर अगर फट गया या स्प्लीन फट गई तो उसकी मृत्यु के चांस होते हैं, तो उसका ध्यान रखना है। साथ में जो चिलेटिंग एजेंट दिए जाते हैं, गोलियां दी जा रही हैं, तो गोलियों का नियमित सेवन इनको करना है। और इसके अलावा बच्चों का रूटीन वैक्सीनेशन कराना है, न्यूट्रिशन का अपना ध्यान रखना है। तो यही सब सावधानियां हैं। श्रोताओं, ये थे डॉक्टर LM उप्रेती, पूर्व निदेशक स्वास्थ्य महानिदेशालय उत्तराखंड, और आज हमने इनसे बात की कि किस तरीके से जो थैलीसीमिया बीमारी है, या थैलीसीमिया जो रोग क्या है, और किस तरीके से उससे अपने बचाव किया जा सके, इस बारे में हमने बात की। तो डॉक्टर साहब, आपने हमसे और हमारे श्रोताओं से ये सारी जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलने से पहले अगर इस बातचीत के दौरान में कोई खास बात जो आपको लगता है कि नहीं आ पाई है और वो श्रोताओं तक पहुंचनी जरूरी है, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। थैलेसीमिया के लिए जो लगातार प्रयास हो रहे हैं, उसको हम सबको जानना चाहिए, और जो भी टीम आती है अगर ब्लड सैंपल लेने के लिए, तो उसको दे के हम पता कर सकते हैं कि हम में थैलेसीमिया मौजूद है या नहीं है। और अगर विशेष रूप से हम ऐसे समुदाय को में रहते हैं, या आपको अगर पता है कि आपके परिवार में कभी थैलेसीमिया था, तो आप अपनी जांच जरूर कराएं, ये जरूर पता करें। और नो कहें, अगर दोनों लड़का लड़की जो है वो थैलेसीमिया माइनर है तो उनको शादी न करें। और मेरा तो ये मानना है कि अपनी जन्म कुंडली मिलाने के साथ साथ जो है वो थैलेसीमिया की जांच भी जरूर कराएं, ताकि आने वाले बच्चा थैलेसीमिया से पीड़ित न हो। और अब तो ऐसी भी चीजें आ गई हैं जिसको पेट के अंदर भी एंटीनेटल पता कर सकते हैं कि जो बच्चा पेट में आया है उसमें थैलेसीमिया मौजूद तो नहीं है। तो वहाँ डायग्नोसिस अगर हो जाती है तो अब तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में
ऑर्डर दिया है कि 20 से 24 हफ्ते तक के गर्भ समापन भी ऐसे थैलेसीमिया से ग्रस्त भ्रूण का किया जा सकता है, तो उसको कानूनी प्रक्रिया के अंदर वो भी आप जरूर करें। और रक्तदान की आवश्यकता थैलेसीमिया के पेशेंट्स में सबसे ज्यादा है, और हमारे जो सरकारी ब्लड बैंक हैं उनमें प्रति माह 150 से लेके 200 यूनिट तक रक्त जो है वो थैलेसीमिया के रोगियों को ही दिया जाता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि थैलेसीमिया के बच्चों को अगर हमें समय पर रक्त उपलब्ध कराना है तो हमें बार बार रक्तदान करना पड़ेगा। और अब तो सेंचुरियन ब्लड डोनेशन कहते हैं कि एक व्यक्ति अपने जीवन में 100 से ज्यादा बार रक्तदान कर सकता है। अगर हम 18 साल में रक्तदान शुरू करते हैं और 65 साल तक रक्तदान कर सकते हैं तो 200 बार तक भी रक्तदान कर सकते हैं। और अगर आपका न्यूट्रिशन अच्छा है और अगर आप पूरा ध्यान रखते हैं, स्वस्थ हैं, तो हर 3 महीने में रक्तदान आप कर सकते हैं। और यह रक्त आपका जरूर काम आएगा उन थैलेसीमिया के बच्चों के लिए, उनकी लाइफ को बढ़ाने के लिए। और मैं हर एक व्यक्ति से कहता हूं कि अपने जीवन में जरूर साल में एक बार रक्तदान करें, तो हमें जो रक्त की समस्या है उसको वो हमारे सामने ही नहीं रहेगी। डॉक्टर एल.एम. उप्रेती, आपने बहुत एक ज़रूरी बात हमारे श्रोताओं के सामने रखी कि आप थैलेसीमिया बीमारी से हर आम आदमी लड़ने में इन रोगियों की मदद कर सकता है रक्तदान के माध्यम से भी। तो वो लगातार प्रयास करें अपनी तरफ से भी कि किस तरीके से हम थैलेसीमिया से जो बचाव है वो कर सकें। तो डॉक्टर एल.एम. उप्रेती, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से और हमारे श्रोताओं की तरफ से। धन्यवाद। और हेलो हल्द्वानी को मैं धन्यवाद दूंगा। इसी के साथ दोस्तों, मैं अनिल भी चाहूंगा आज के इस हेल्दी हल्द्वानी कार्यक्रम से इजाजत। फिर आपसे मुलाकात होगी और तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और हाँ, सबसे जरूरी बात, मुस्कुराते रहें। नमस्कार जी, नमस्कार।